हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जो 24 आवर्स। तो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। तो हम इंडियन पॉलिटी को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से जो है संविधान बने, यानी नियम कहाँ से आए, इसका थोड़ा जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है वो भी आज हम जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन इतना हम हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से जो है शुरुआत हुई, एक्ट लाए गए, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उन सबको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले अपने प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल को हमने कहाँ से लिया है। तो सभी को पता हमने यूएसए से लिया है, लेकिन यूएसए से बहुत सारी जो चीज़ें जो हमने ड्राइव की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वन वन करके सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जिस बुक से पढ़ने वाले हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी की जिसे बाइबल कहा जाता है वो है इंडियन पॉलिटी, दैट मीन्स एम लक्ष्मीकांत। इससे जो है हम पढ़ेंगे। तो देखिए, थोड़ा जान लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अपने ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानते हैं हमारी पॉलिटी के बारे में। तो देखिए, अगर बात करें तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आए हमारे भारत में। उन्होंने जो है हमारे ब्रिटिश के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। अपना ये बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का 1764 में हुआ, फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो प्रभुत्व था वो अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर हो गया। मेन इन दो युद्धों से हुआ था, प्लासी का और बक्सर का, 1757 और 1764। दो युद्ध लड़े गए थे। इनमें से इन दो युद्धों में अगर अंग्रेज इन दोनों में से एक में भी अगर हार गए होते तो इतना शायद प्रभुत्व नहीं होता हमारे अंग्रेजों का। लेकिन इन दोनों को जीतने के बाद जो है प्रभुत्व सबसे ज़्यादा हुआ। फिर जो है सबसे पहला जो कंपनी के द्वारा एक्ट लाया गया था, लेकिन इससे पहले आप इतना जान लीजिए कि कंपनी का शासन जो है वो 1773 से 1858 तक ही रहा था, जबकि भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी जो आंदोलन हुआ था वहीं तक था। इसके बाद जो है कंपनी का शासन हटा दिया गया था और उसके बाद आया था 1858 से लगा के जब तक भारत गुलाम था, 1947 तक, जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक था। वहाँ की जो प्रिंस थी यानी कि जो रानी थी उसका शासन था। पहले तो जो कंपनी डायरेक्ट हैंडल करती थी यहाँ पर, अब जो है जो वहाँ की जो सत्ता थी जो कि इंग्लैंड की महारानी थी वो कंट्रोल करती थी इनको। इसलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद बने थे वॉइस रॉय। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूछ ले कि कंपनी का शासन कहाँ से कहाँ तक है, तो 1773 से 1858 तक ही। इसके बाद है अपना ताज का शासन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो देखिए 1773, ठीक है, 1773 में एक एक्ट आता है जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग। इतना हम नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। इसमें कुछ कहा, उसमें जो कंपनियों के जो काम करने की किस तरीके से काम करेंगे, कि किस तरीके से कर वसूल करना है, उसके बारे में जो है बताया गया था। इसी के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसे बना बंगाल के गवर्नर को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना था? 1773 एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बना था। और कौन था पहला बंगाल का गवर्नर जनरल? तो वो तो सभी को पता ही होगा, आई होप कि वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1774 में। अब देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इसके तहत जो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के जो गवर्नर है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। ये लिखा गया था इस एक्ट के अंदर। और इसी एक्ट के तहत 1774 में भारत की पहली हाई कोर्ट बनी थी जो कि कलकत्ता में। अगर वर्तमान में देखें कि वर्तमान भारत में कितनी हाई कोर्ट है, तो ये आप सभी को पता होगा 25 हाई कोर्ट है वर्तमान भारत में। और नई हाई कोर्ट कौन सी है? तो वो तेलंगाना में बनी हुई है। अब देखिए, इसके बाद जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। थोड़ा सी हम डिटेल जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद में देखें, पिट्स इंडिया एक्ट, अपना जो एक्ट आया था, इसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ गलतियाँ थी, उसको सुधार करने के लिए एक्ट आया था। फिर आता है 17 अपना ये 84, 17 अपना ये क्या कहते हैं 1786। 1786 में जो है कॉर्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। लेकिन इसने गवर्नर जनरल बनने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। उसकी पहले ये शर्तें थी कि जो है उसे सेना का कमांडर इन चीफ
बना दिया जाए, यानी कि सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो उसे बनाया जाए। दूसरी यह थी कि विशेष मामलों में काउंसलिंग के निर्णय को ना मानने का अधिकार, यानी कि जब काउंसलिंग की जो मीटिंग होगी उसमें कुछ विशेष अधिकार बनाए जाएंगे, तो वो कॉर्नवालिस का कहना था कि मैं जो है उस मामले को ना मानूं। ये 2 अधिकार उसने कहे थे कॉर्नवालिस ने। फिर आता है 1813 का चार्टर इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आता है, और उसमें यह कहा गया था कि जो 1786 में जो कॉर्नवालिस ने कहा था, वो जो जितने भी गवर्नर जनरल बनेंगे उनके ऊपर भी ये लागू होगा। सिंपल सा ये इतना था 1813 में। फिर आता है मेन इम्पोर्टेंट, कौन सा वाला एक्ट, तो 1 मिनट जा जल्दी, 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है वो इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से, तो देखिए इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। अगर आप एसएससी हो या फिर अपना ये वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हो तो इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो यही था, विलियम बेंटिंग ही था। बंगाल का पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग ही था। कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, तो कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के बारे में जाना जाता है। तो विलियम बेंटिंग था जो कि क्या बना था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और इसे जो है, इसने जो है अपना ये राजा राम मोहन थे उनके साथ मिलकर सती प्रथा को जो है ख़त्म किया था। ठीक है, अगला 1883 में आया चार्टर एक्ट, जिसके तहत बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर था वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल। कौन था, तो विलियम बेंटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें भी हम हिस्ट्री अगर इसमें डीपली देखें तो डीपली में एक एक्ट को पढ़ने में कम से कम 1 आवर लग जाते हैं, लेकिन हम सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि आगे जब हम पढ़े तो उसको पढ़ने में मजा आए। तो देखिए 1853 का एक्ट आता है, और 1854 में जो है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका आप सपना देख रहे हो, ठीक है, उसके उसी के ऊपर है ये। यानी कि भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विस है उसके मामले में एक समिति बनाई गई थी जिसे कहते हैं मैकाले समिति। वनडे एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि बताइए कि सिविल सर्विस के लिए कौन सी समिति थी, तो वो थी मैकाले समिति। कब थी, तो 1854 में। कब आई थी, 1854 में। जो भारतीय सिविल सर्विस थी उसके संबंध में एक कमेटी बनी थी जिसे कहते हैं मैकाले कमेटी। फिर होता है विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्र विद्रोह हुआ 1858 में। उसके बाद आया ताज का शासन, अपना ये 1858 से लगा के 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हुआ। इसमें क्या किया कि भारत के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त किया और पद बनाया वॉइस रॉय। कौन सा पद बना, वॉइस रॉय, ये वाला पद बनाया। और भारत का पहला जो वॉइस रॉय था वो था अपना, क्या कहते वो, और अपना कैनिंग, हाँ कैनिंग। ठीक है, मैं लॉर्ड वोर्ड नहीं लगा रहा हूँ, बाकी देखिए कैनिंग, बाकी किताब में देखा तो लिखा आएगा कि लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड यानी कि भगवान है, भगवान थे नहीं, बट मैं नहीं लगा रहा, आप ना देख सकते हो। ठीक है, तो कैनिंग जो था भारत का पहला वॉइसरॉय बना, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। और विलियम बेंटिंग तो पहला था, और कैनिंग है अंतिम गवर्नर जनरल, और वॉरेन हेस्टिंग है पहला। ठीक है, अब आता है 1860 का भारत परिषद अधिनियम आता है। फिर आता है 1909। 1909 का आता है भारत परिषद अधिनियम, जिसे ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे कहा जाता है मार्लो मिंटो एक्ट। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि बताइए मार्लो मिंटो एक्ट कब आया था, तो 1909 में आया था। ठीक है, तो ये थी कुछ हिस्ट्री कि अपना ये ऐसे तो बहुत लंबी है। ठीक है, 1935 आता है, जिससे भी हमारा आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें जो है हमने वो ड्राइव की थी। तो आइए देखते हैं अपना आज का टॉपिक, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये तो सभी को पता है कि जो हमारे प्रियम्बल है इसको हमने कहाँ से लिया है, तो प्रियम्बल को लिया है यूएसए से। लेकिन यूएसए से हमने प्रियम्बल ही नहीं लिया है। देखिए यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, प्रियम्बल लिया है हमने, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएसए से लिए है। दूसरा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट यानी कि सरकार का संघीय ढांचा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। फिर आता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन आयोग, ये भी हमने यूएसए से लिया है। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड स्पेशल पावर। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ
जुडिशरी, ये भी हमने किस देश से लिया है, तो वो भी हमने लिया यूएसए से लिया है। फिर है जुडिशल रिव्यू, ये भी हमने यूएसए से लिया है। बात करें कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा, ये भी हमने यूएसए से लिया है। एंड द लास्ट इक्वल प्रोटेक्शन मेड फॉर लॉ, यानी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी कि कानून के तहत सभी को समान न्याय मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है किस देश से हमने ड्राइव किया, तो वो ड्राइव की हमने यूएसए से। अब पढ़ते हैं अपने इस प्रियम्बल को, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो, तो इसको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। कई बार क्रम ऑप्शन में पूछे जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से इनको व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है ट्रिपल एस डॉक्टर, आप याद रख सकते हो। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। फिर है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ठीक है। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया और फर्टिनिटी। अगर इनको याद करें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, इनको भी क्रम से याद करना पड़ेगा। अगर इन चार शब्दों की बात करें, तो ये जो चार शब्द है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फर्टिनिटी, ये किस देश से लिए है, तो ये हमने फ्रांस से लिए है। किस देश से लिया है? फ्रांस से। वी आर ड्राइव फ्रॉम द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। लेकिन सोशल हो गया, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, ये जो जस्टिस के आगे तीन शब्द लगे हुए, यानी कि न्याय हमें कैसा मिलना चाहिए, सोशली मिलना चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकली, ये तीन शब्द लिए हैं हमने रसिया से, यानी कि उस समय हुआ करता था यूएसएसआर, तो उसके जो संविधान से हमने ये लिए थे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी तो हमने फ्रांस से लिए। सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस कैसा होना चाहिए, ये हमने लिया है अपना ये रूस, यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रसिया से, ठीक है। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपको एज इट इज इसको रटना ही पड़ेगा। देखिए, 1976 इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। जब 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत तीन शब्द जोड़े गए थे हमारे इस प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन शब्द जो है ये कब जोड़े गए थे, तो 1976 कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42। इसके लिए केस हुआ था केशवानंद भारती 1973 के तहत। ये सब बहुत सारे केस हुए, एलआईसी का भी केस हुआ है, बाबरी मस्जिद से रिलेटेड कुछ था वो, उसका भी एक केस हुआ है। उसी के तहत 1973 में जो है वो केशवानंद भारती का केस हुआ था, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था, पहले मूलभूत अधिकार हुआ करता था, उसे हटाकर उसे जो है मूलभूत अधिकार से हटा दिया था। और अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल के तहत जो है संविधान संशोधन होता है, तो वो होता है आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। 368 के आर्टिकल नंबर 368, ठीक है, इसके तहत जो है हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक सी बातें, लेकिन आपको ये पता होगा शायद कि हमें ये तो सभी को पता है कि ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। हम सभी को पता है कि आपसे पूछेगा कि ये संविधान किसने लिखा, तो हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे देश का ही है, यानी कि हैंड रिटन संविधान है, मैं प्रिंट वगैरह से कुछ नहीं किया था, हाथ से लिखा था। तो देखिए, अगर बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो वो जिस समय संविधान बन रहा था उस समय जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और BN राव जो थे वो क्या थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे। बट अगर हम रियलिटी में देखें कि जो ये हकीकत में किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने जो है अपने हाथ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। किस स्टाइल में लिखा है, तो इटालियन, ठीक है, इटालियन स्टाइल में इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। और आप बता सकते हो कि जो ये डिजाइन की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, ये किसने की हुई है, ठीक है। ये भी आप अपने कमेंट में आज बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये रहा अपना पूरा प्रियम्बल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 1 को क्या कहते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य है उसके संघ। जब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे हमारे पास में, जो है 8 जो है अनुसूचियाँ थी, ठीक है, अनुसूचियाँ थी हमारे पास में जब आज़ाद हुआ भारत, और 22 भाग थे। अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, कम से कम 445 आर्टिकल है, 445 या 447, ठीक है। उस समय की अगर बात करें तो उस समय 395 थे,
8 अनुसूचियाँ थी और 22 हमारे पार्ट थे। तो ये है पार्ट नंबर 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 आते हैं और इसे क्या कहते हैं, तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, तो उनको भी आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए पहला है जो है भारत जो है वो राज्य का एक संघ है। किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्य का संघ है। राज्य और उसके क्षेत्र पहले अनुसूची में आएंगे, यानी जो राज्य है या फिर राज्य के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं वो किस आर्टिकल में आएंगे, तो आर्टिकल नंबर 1 भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। ये तो सभी को पता है। मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप छोटे लेवल तो कुछ छोटा नहीं होता, लेकिन आप वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हो तो कई बार पूछा गया कि बताइए कि भारत जो है वो राज्य का संघ है, किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है। या फिर आर्टिकल इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एसएससी हो गया अपना ये, अगर अभी तो एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी निकल गई है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अभी तक इस आर्टिकल का यूज हुआ नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, संघ में कानून स्वीकार कर सकती है। फिर इसमें इतना कोई डिटेल पढ़ने का है नहीं। दूसरा, अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हो तो आपको 1 to 1 पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल नंबर 3। देखिए आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य, जैसे कि मान लो कि अपना ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पर था अपना आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को जो है वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, और जिसकी राजधानी हैदराबाद, और 25वीं हाईकोर्ट भी तेलंगाना में ही है। तो 2 जून 2014 को जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। किस आर्टिकल के तहत अलग हुआ, तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत। किसी भी राज्य को अलग करना हो, किसी भी राज्य को 2-3 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी भी राज्य का अगर नाम में परिवर्तन करना हो, तो उस सब में जो है आर्टिकल नंबर 3 का ही यूज किया जाता है। आप पढ़ सकते हो। देखिए लेकिन इनसे पहले जो पार्लियामेंट कर सकती है। अब देखिए किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, या ठीक है 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्से को जोड़कर, या किसी भी राज्य के किसी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकते हैं। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 3 के सब क्लोज ए में। देखिए अगला, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करनी हो, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना हो, या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करनी हो, ये सब कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सिक्किम जो है हमारी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन इस आर्टिकल के तहत जो है हमने यूनियन टेरिटरी से अपने उसको सिक्किम को बना दिया राज्य। अगला अगला आर्टिकल कहता है कि जो भी बातें लिखी गई है आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में, वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल सा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में अंदर। अगर पूछें कि अपना ये अगर पूछे कि वर्तमान कितने संविधान संशोधन हुए, तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। 104वां कौन था, तो वो था एग्लो इंडिया के बारे में। अपना ये 103वां 104वां है ये तो एग्लो इंडिया के बारे में था। 103वां संविधान संशोधन था ईडब्ल्यूएस के बारे में, इकोनॉमिक विक्सेशन थे, विक्सेक्शन जो लोग थे उसके बारे में संविधान में संशोधन किया गया था। अगर पूछे 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी के लिए था। ओके, कितने टोटल है, तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये थे अपने आज की क्लास। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे अपने एंड, और अगर पहली बार विजिट किया हो अपने इस चैनल पे तो मेक श्योर इसे कर दीजिए सब्सक्राइब, और जुड़िए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में, जो कि सिटीजन के बारे में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 12।